नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इकोनॉमिक टाइम्स प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग पिक करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो अगर आपको ऐसा न्यूज़ पसंद है जो आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू एंड आपके जॉब या बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को चेंज कर सकता है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ इन 5 पैरामीटर्स पे ही फोकस करके आर्टिकल्स कवर करते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के सारे आर्टिकल्स का। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत आई मीन 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ है कि इतने सारे आर्टिकल्स अच्छे मिले हमें। सो वी वोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज सबसे पहले एमएचआई बैक कर रहा है सियाम को कि आप एक जीएसटी कट लाओ सीएनजी टू व्हीलर्स के लिए। तो जितना भी ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन है ना, वो टू व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है कि सीएनजी बजाज ऑलरेडी लेकर आया, अब और गाड़ियां आ सकती है सीएनजी में अगर टैक्स रिडक्शन मिलता है। दूसरी चीज, ईवी के लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लोग ईवी को असेस करेंगे कि हाँ चलो ये बढ़िया है, सस्ता है, फ्यूल इकोनॉमी बढ़िया है, तो सीएनजी तो और बेटर यहाँ पे हो सकती है टू व्हीलर के लिए। तो वी हैव टू सी एंड विल रीड द होल आर्टिकल। इसके बाद बात करते हैं अगले आर्टिकल की, वो है जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में, जो 4 ईयर लो पर आ सकता है, हो सकता है 6.4%। तो इसके रीजंस देखेंगे। आईटी फर्म्स अभी जितनी भी आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आप ये देखो या फिर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो ना, तो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने हैं आगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंपनी के आगे के बारे में आपको पता चलेगा कि कंपनी का क्या हाल है फिलहाल। क्या ये इंक्रीमेंट दे सकती है? क्या ये आगे बेटर इन्वेस्ट कर सकती है अपने एम्प्लॉइज में, या क्या कॉस्ट कटिंग पे जाने वाली है? ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। तो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस आईटी फर्म्स के लिए बेटर है पहले से। इंडिया ऐड कर रहा है न्यूक्लियर पावर फास्टर देन ग्लोबल पीयर्स। अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया को अपने ग्लोबल पीयर्स से, तो काफी तेजी से इंडिया ऐड कर रहा है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी अपने आर्सेनल में। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में एक डेटा फैक्ट्स हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि टॉप 10 सेमीकंडक्टर कंपनीज कौन सी है, और यूएस 71% अकाउंट करता है पूरी दुनिया की ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मार्केट कैप का। तो काफी दबदबा है यहां पर यूएस का। इंडिया आईपीओ पार्टी टू कंटिन्यू दिस ईयर, वॉल्यूम्स में डबल। गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव का कहना है, गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, बहुत बड़ा है, काफी रिनाउंड है पूरी दुनिया में, कि आईपीओ में ना वॉल्यूम्स डबल हो सकते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। और इस साल मेरे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, मुझे लगता है, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया होगा, और जिनको मिला होगा उन्होंने तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी कमाए होंगे। अर्निंग अप टू 15 लाख अ ईयर, टैक्स ऑप्स लाइकली। अब ये देखिए, ये मैं कहूंगा एक गॉसिप जैसी खबर है, बट स्टिल मैंने कवर किया है पहले भी कि हो सकता है इस बार 15 लाख तक का जिसके पास भी इनकम है, उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए। यस, टैक्स कट्स आ सकते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो एक सवाल आज के वीडियो का मेरा आपसे ये है, और कल के वीडियो के में जो मैंने सवाल पूछा था उसका भी मैं जवाब दूंगा। कई लोगों ने सही आंसर किया है, जिसमें यूएस दुनिया की सबसे बड़ी गिग इकोनॉमी है। तो मैंने पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी गिग इकोनॉमी कौन सी है, सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स कहाँ पे है, तो इंडिया यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग है मेरे ख्याल से, लेकिन यूएस अभी भी गिग इकोनॉमी के साइज में सबसे बड़ा है। आज का सवाल ये है, जो मैंने कल के एंड में पूछा था, मैं दोबारा आज पूछूंगा कि गवर्नमेंट कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, कि लोग खर्च ज्यादा करें, गवर्नमेंट टैक्स कट्स लाने की सोच रही है। और टैक्स कट्स अगर इनकम टैक्स में आते हैं, तो इंडिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो क्या ये 3% को अगर टैक्स कट मिलेगा, तो इससे इंडिया के कंजम्पशन पे कितना असर पड़ सकता है? और 97% के लोगों का, जो बाकी जो टैक्स पे नहीं करते हैं, उनका कंजम्पशन अगर हमें बूस्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? आज का सवाल ये है। थोड़ा सा सोच के आपको आंसर देना होगा। इट्स नॉट वेरी इजी गिग इकोनॉमी वाले क्वेश्चन की तरह, बट इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, जिसका जवाब मेरे ख्याल से सिटीजंस के पास भी होना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए। आते हैं अगले आर्टिकल पर। गूगल्स मोस्ट सीरियस राइवल इज अ स्टार्टअप। गूगल को कोई जल्दी टक्कर दे नहीं पाता, लेकिन अभी जो एक राइवल आया गूगल का, और वो एक इंडियन द्वारा फाउंड किया गया है, जिसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा एक एडिटोरियल आर्टिकल में। इसके बाद बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यूज 7 से 9% की रफ्तार से ग्रो कर सकते हैं FY25 में। रिकॉर्ड 46 मिलियन डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं 2024 में। डीमैट अकाउंट्स बेसिकली आप यूज करते हैं शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ता है। तो करीब 4.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं 2024 में, जो रिकॉर्ड नंबर है, और आगे ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है कि रिकॉर्ड ही रहने वाली है। आईपीओ भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इतने अट्रैक्टिवनेस का। फंडिंग क्रैश, ले ऑफ्स, शिफ्ट इन एडटेक,
फोकस ऑन इनोवेशन एंड गवर्नेंस। अब आप में से जितने भी लोग एडटेक सेक्टर में काम करते हैं ना, ये सोच रहे हैं काम करने की, मैं बता दूं कि आगे काम करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि तो ले ऑफ बहुत हो रहे हैं और एडटेक अब फोकस कर रहा है कॉस्ट कटिंग पे। फंडिंग क्रैश भी हो गया, लोग फंड इन्वेस्टर्स अब फंड नहीं कर रहे हैं एडटेक कंपनीज को। तो यहाँ पे जैसे बाईजूस का केस हुआ, और फिर आप देख रहे हैं और भी कंपनीज है, अभी फिजिक्स वाला एंड अदर कंपनीज अन अकेडमी, बट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट कटिंग चल रहा है। ये इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब प्रोस्पेक्ट्स थोड़े टफ होने वाले हैं अगर आप सोच रहे हैं इस फील्ड में जॉब के लिए। ग्रोथ बूस्टर्स, प्लीज। तो यहाँ पे एक एडिटोरियल है जहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्टिकल की कुछ ग्रोथ बूस्टर्स चाहिए हमें इकोनॉमी के लिए इस बजट से। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये डिस्कस करेंगे हम आगे पूरे वीडियो में। तो ये ओवरव्यू है आज के वीडियोस का, और साथ में एक क्वेश्चन मैंने आप सबको दिया है, और ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है? ये है इंडिया के कंजम्पशन के बारे में कि 3% जो टैक्स पेयर्स है उनको अगर हटा दिया जाए तो 97% लोगों का कंजम्पशन कैसे बूस्ट हो सकता है, बजट में ऐसा क्या आ सकता है इमीडिएटली। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। एमएचआई, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, एमएचआई हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, और इन्होंने अपना वेट थ्रो किया है बिहाइंड अ प्रपोजल। वेट थ्रो करना मतलब अपना सपोर्ट दिया है एक प्रपोजल पर, और प्रपोजल दिया गया था किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एसआईएएम। इन्होंने कहा कि भैया देखो, आप चाहते हो कि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल हो, ठीक है, पोल्यूशन कम हो, तो वो तो सीएनजी वाली गाड़ियों से भी हो रहा है। पेट्रोल डीजल के अलावा जो सीएनजी की गाड़ियां हैं वो बढ़िया है। तो एक काम करो, जो टू व्हीलर आ रही है ना, इन पे जीएसटी आप कम कर दो सीएनजी पर। तो इससे क्या होगा कि देखिए, आप जो करंट 28% लग रहा है उसको 18 पर ले आओ, और इवेंचुअली 12 पर ले आओ स्टेजेस में। तो ये लेटर डेटेड है 1 जनवरी 2025। तो यहाँ पे बात हो रही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे सीएनजी व्हीकल्स को भी, स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स को जो अभी आना शुरू हुई है, कि इससे क्लीन एनर्जी वाली व्हीकल्स और ज़्यादा यूज़ हो पाएँ, और ओवरऑल एनवायरनमेंट में थोड़ा डाइवर्सिटी भी हो कि आप ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो है, साथ में सीएनजी भी चल रही है। तो यहाँ पे फर्दर एडवोकेट किया गया कि सीएनजी पावर्ड जो पैसेंजर कार्स है ना, इन पे भी थोड़ा-सा सपोर्ट मिले तो बढ़िया है, और रिडक्शन हो टू व्हीलर्स के लिए भी। तो इन्होंने कार्स की भी बात की है यहाँ पे कि कार्स को भी थोड़ा राहत मिलनी चाहिए। इसी तरीके से हाइब्रिड कार्स पे आप देखो कि कर्नाटका में बात चल रही थी रिडक्शन की, साथ में यूपी ने तो टैक्स कट्स दे भी दिए उन्हें, एग्जेम्पशंस। इलेक्ट्रिक कार से कम दिए हैं, बट स्टिल जो माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उनको अच्छा खासा इन्होंने सब्सिडाइज किया है। बजाज ऑटो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है एक सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल, और ये की बेनिफिशियरी हो सकता है इस मूव का। दूसरी कंपनी जैसे कि टीवीएस, वो भी कंसिडर कर रही है कि उस मार्केट को एंटर करेंगी। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ गुड न्यूज हमें देखने को मिले। मे बी इतना ज्यादा बड़ा टैक्स कट ना हो, लेकिन छोटा ही हो। ये अप्रोच लाया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी, जो करंटली अट्रैक्ट करते हैं कितना, सिर्फ 5% जीएसटी एट प्रेजेंट, एंड सीएनजी व्हीकल्स को लगता है 28% जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड। तो जब ये पोल्यूशन कम कर रहा है तो आप इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगा रहे हो इन गाड़ियों पे? इनको भी थोड़ा सा आप प्रमोट करो, तो इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है, स्पेसिफिकली उन कंपनीज को भी जो ऑलरेडी सीएनजी सेगमेंट में गाड़ियां बना रही हैं, जैसे कि हमने बात की बजाज की। तो बजाज को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, उसके सीएनजी बाइक पर करीब 38,000 यूनिट्स रजिस्टर हो चुके हैं, जुलाई में लॉन्च हुआ था तब से। तो यहाँ पे काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है, और स्पेसिफिकली गिग इकोनॉमी बढ़ रहा है, डिलीवरी वाले स्टार्टअप्स इतने ज्यादा हैं, तो वहां पे भी काफी मुझे लगता है ये अडॉप्ट हो सकता है। FY25 जीडीपी ग्रोथ 4 ईयर के लो पर आ चुका है, आ सकता है 6.4% पर। जो ग्रोथ है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, एस्टिमेटेड है कि वो स्लो हो जाएगा टू अ 4 ईयर लो ऑफ 6.4%, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आरबीआई की जो प्रोजेक्शन थी 6.6%, उससे थोड़ा कम हो सकता है ये, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। ये एनएसओ के ही फिगर हैं, तो ये फिगर गवर्नमेंट द्वारा ही आ रहे हैं, इनके एडवांस एस्टिमेट्स हैं, हो सकता है आगे जाके चेंज भी हो एस्टिमेट्स, बट अभी फिलहाल के लिए हमें 6.4 नजर आ रहा है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है किसमें? एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ड्यूरिंग द सेकंड हाफ। जो सेकंड हाफ रहा है हमारा अक्टूबर से मार्च, कंपेयर टू 6% ग्रोथ इन फर्स्ट हाफ। तो इंडिया का जो जीडीपी है वो लास्ट ईयर ग्रो हुआ था 8.2% से FY24 में, तो उसके बाद एक काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2% से भी ऑलमोस्ट 2% का, अगर ये 6.4% आता है तो जीडीपी ने इनकॉर्पोरेट किया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा एडिशनल मंथ का भी, एंड कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हैं अंटिल नवंबर एंड दिसंबर, जो अज्यूम कर रहे हैं कि 6.7% जीडीपी ग्रोथ रहेगा सेकंड हाफ में दिस फाइनेंशियल ईयर। एस्टिमेटेड ग्रोथ जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, फॉर FY25 इज 6.4%, सेम रहेगा एज जीडीपी ग्रोथ, इंप्लाइंग दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज बैलेंस कर सकते हैं ईच अदर आउट। साक्षी गुप्ता प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं एचडीएफसी बैंक में, उन्होंने कहा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं दिसंबर के लिए, वो अलाइन हो रहे हैं एनएसओ के एस्टिमेट्स के साथ ही। तो एनएसओ के एस्टिमेट्स यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि सही हो सकते हैं। तो
प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ रहा है धीरे-धीरे एंड एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ना, ये काफ़ी रेज़िलिएंट है, ये बढ़िया चल रहा है। अगर वेदर हमारा सही रहता है, मानसून्स आगे सही रहते हैं, तो हमें काफ़ी बढ़िया आउटपुट देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन हमेशा यहाँ पे ये डिपेंडेंसी रहती है वेदर पे। आईटी फर्म्स पोस्ट कर सकते हैं बेटर रेवेन्यूज़ फॉर क्यू3। तो आप देखेंगे कि इस वक़्त हमारे इन्वेस्टमेंट्स का भी अगर पोर्टफोलियो है, तो उसमें आईटी ही एक ऐसा मुझे लगता है सेक्टर होगा जो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होगा कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। एंड यहाँ पे इंडियन आईटी सेक्टर प्रोवाइडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़िया इंप्रूवमेंट रेवेन्यूज़ में। येस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल ईयर में टॉप 4 इंडिया के जो आईटी फर्म्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड विप्रो। तो जो लोग प्लेसमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं आईटी सेक्टर में, जॉब के बारे में या जॉब सर्च के बारे में, तो कहीं न कहीं दे दे हैव टू बी हैप्पी, ठीक है, इस न्यूज़ से। अगर रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, तो यहाँ पे फर्म्स इन्वेस्ट भी करेंगी ज़्यादा, अच्छे हाइक्स भी होंगे और कॉस्ट कटिंग से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंशन पर फोकस रहेगा, कहीं न कहीं। तो ये ऑल टुगेदर बहुत अच्छी न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो लोग निवेश करते हैं और जो लोग काम करते हैं आईटी सेक्टर में, उनके लिए भी। तो टीसीएस सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी है कंट्री का, ये अनाउंस करेगा Q3 FY25 का रिजल्ट जनवरी में। डिस्पाइट सीजनैलिटी जो फर्लोज हैं, ज़्यादातर आईटी कंपनीज जो है यहाँ पे पॉइज्ड हैं पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए। आईडीबीआई कैपिटल का ये कहना है अर्निंग्स प्रीव्यू में। तो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है भाई, ऑप्टिमिज्म कहाँ से आ रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में? तो यहाँ पे सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग जो है वो बढ़िया रहा है कैलेंडर ईयर 2025 का। कोर टेक मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्लाउड, डेटा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे जो हैं टेक स्पेंड को ड्राइव करेंगे। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी पे खर्चा करेंगी बैंक्स और दूसरी कंपनीज़, वैसे-वैसे हमारे आईटी सर्विसेज सेक्टर का काफ़ी फ़ायदा भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक रहा है ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोग्राम डिफरेंस एंड कैंसलेशंस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से। डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू है। यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है कि ये डिक्लाइन होगी सिक्वेंशियली आईटी मेजर्स के लिए, क्योंकि फर्लो का इम्पैक्ट रहेगा, अनफेवरेबल करेंसी मूवमेंट्स भी है, येस। तो ऐसा नहीं कि आज रुपया एकदम 10% अगर गिर जाए डॉलर के अगेंस्ट, तो आईटी कंपनीज को 10% का तुरंत फायदा हो जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके भी, थोड़े से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं और हेज्ड रहते हैं ये भी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि करेंसी से एकदम शॉर्ट टर्म मूवमेंट से ही बहुत फायदा हो जाता है इन्हें, ठीक है। मार्जिन्स टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के लिए इंप्रूव हो सकता है सिक्वेंशियली, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली कंजूसी, ठीक है ना। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक कॉर्पोरेट वर्ड है, लेकिन इन तीनों कंपनीज ने कंजूसी किया बढ़िया। इन्होंने पैकेजेस में भी कंजूसी की है, हायरिंग नई हायरिंग में भी वो किया है, कुछ पुराने एक्सपीरियंस हाई पैकेजेस वालों को हटा करके नए फ्रेशर्स लेकर आए उनकी जगह पे। तो ये सारी चीजें इन्होंने की है जितनी हो सकती थी, ताकि कॉस्ट को कम कर पाएँ ये। क्योंकि बीच में आप देखोगे कि आईटी का रेवेन्यू ग्रोथ 1% चल रहा था, जो कि कुछ भी नहीं है। तो इन्फोसिस, एल्टे, माइंडट्री जो है, इसके लिए यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है एंड इम्पैक्ट यहाँ पे वेज हाइक का देखने को मिलेगा। तो मार्जिन्स लार्ज कैप कंपनीज के एक्सपेक्टेड हैं कि पॉजिटिव रहेंगे बिटवीन 10 बेसिस पॉइंट एंड 100 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली। वेज हाइक जो है ये इम्पैक्ट करेगा, फैक्टर इन करेगा फर्स्ट हाफ में। तो आईटी में देखिए, क्योंकि सैलरी सबसे बड़ा खर्चा होता है, ठीक है? क्योंकि पूरा काम क्या है, सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में आप क्या कर रहे हो? लोग आपके लिए पैसा कमा रहे हैं, तो लोगों को जो आप पे कर रहे हो, वही सबसे बड़ा आपका खर्चा भी है। तो कहीं न कहीं वेज हाइक बहुत अफेक्ट करता है आईटी कंपनीज़ के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। तो कहीं न कहीं जो 2 चीज़ें अफेक्ट करेंगी वो है फर्लोज़ एंड क्रॉस करेंसी हेडविंड्स जो एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी Q3 नंबर्स को एग्रीगेट बेसिस पे, लेकिन चेंज जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। इंडिया एडिंग एन पावर फास्टर देन ग्लोबल पीयर्स। इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, it has grown twice as fast as the rest of the world in recent times. Yes, and 2023 में न्यूक्लियर पावर जनरेशन हमारा 4.4% ग्रो कर रहा था कंपेयर टू 2.2% पूरी दुनिया के लिए, अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड एनर्जी इंस्टीट्यूट। तो न्यूक्लियर पावर जो न्यूज है, जहाँ पे न्यूज में है काफी, एनटीपीसी ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप यूएस बेस्ड क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के साथ, सीसीटीई के साथ, कि हम थोरियम बेस्ड फ्यूल बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। सेपरेटली प्रोटेस्ट भी रिपोर्ट किए गए हैं केरला में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर की। यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है स्टेट में, इसके प्लान्स के बारे में सुन के लोग थोड़ा स्पूक्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुलाई में कहा था कि ये ट्रिपल करना चाहती है अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को टू 22,480 मेगावाट बाय 2031-32 फ्रॉम द करंट 8,180 मेगावाट्स। तो इंडिया का जो शेयर है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, वो 1.76% हो गया है, और द वर्ल्ड द हाईएस्ट इन द डेटा गोइंग बैक 55 ईयर्स। तो पिछले 55 साल में सबसे बढ़िया रहा है ये। और सारे एनर्जी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो अगर आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी निकालना चाहते हो सही कॉस्ट पे, तो न्यूक्लियर एनर्जी से बेटर कुछ है ही नहीं।
क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एडवांस आ चुकी है, सेफ्टी काफ़ी बढ़ चुका है पहले से, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिसे बहुत इकोनॉमिकली आप हार्नेस कर सकते हो, बट स्टिल पूरी दुनिया में आप देखोगे काफ़ी लोग अगेंस्ट हैं न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सपेंशन के, और इसका रीज़न ये रहा है कि जो पुराने न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं और गवर्नमेंट को ना कोई ट्रस्ट नहीं करता ऑनेस्टली। तो ये भी एक रीज़न है कि हम नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ पे काम करे जिससे हो सकता है कि हज़ारों लोग, लाखों लोगों की लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। ठीक है? एक मिस्टेक की वजह से। तो गवर्नमेंट के पास तो कोई नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ रहे, और जापान वगैरह में भी ये चीज़ें तब देखी गई। फुकुशिमा रिएक्टर वाला जो सिनेरियो था, आप रिसर्च करिएगा, उसके बाद तो लोग और डर गए हैं कि जब जापान जैसी कंट्री में ये सब दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर हमारे यहाँ तो बिल्कुल हो सकती है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इंडिया में डिमांड जो है एनर्जी की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इकोनॉमी अटेम्प्ट कर रहा है कि ट्रांज़िशन करे, डेवलप्ड स्टेट बने, तो इंडिस्पेंसेबल है हमारे लिए। हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते न्यूक्लियर एनर्जी को। तो यहाँ पे पहले से ज़्यादा अवेयरनेस है, एंड नेसेसिटी भी काफ़ी है न्यूक्लियर एनर्जी की। तो क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर रहा है क्लीन एनर्जी ग्रोथ के लिए, लेकिन एनर्जी नीड्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड दोनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स, सर्वर्स, तो ये काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव ऑपरेशंस हैं। अगर आप एआई वगैरह भी देखेंगे, अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप डेटा सेंटर्स रन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो इंडिया का जो शेयर है इसमें इसलिए भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि ग्लोबली ना, ग्लोबल कैपेसिटी एडिशन जो था, वो थोड़ा स्लो रहा है। तो इंडिया रिलेटिवली और ज़्यादा यहाँ पे फास्ट नज़र आ रहा है, बेटर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे नेसेसरी है काफ़ी कि हम अर्जेंटली स्टार्ट करें एक पैरेलल रूट, जहाँ हम यूज़ करें थोरियम को अलॉन्ग विथ यूरेनियम इन आवर पीएचडब्ल्यूआर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, और इससे एक्सेलरेट होगा डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टॉवर्ड्स ग्रेटर यूज़ ऑफ थोरियम। तो यहाँ पे एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ नए ऑपरेशंस आए हैं, बट उसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। हम डिस्कस कर रहे थे 3 दिन पहले कि इंडिया के न्यूक्लियर जो पावर रूल्स हैं, उसमें थोड़े और अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, और ऑलरेडी एल-एन-टी जैसी कंपनीज़ हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है काफ़ी सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, एंड जो चीज़ें ऑपरेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर जनरेशन। बात करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। अमेरिका अकाउंट करता है 71% ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट कैप। तो मार्केट कैप मतलब मैं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री अगर $1 बिलियन की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका 71% तो यूएस के पास है, और ये इंडस्ट्री 1 बिलियन की नहीं है, इसकी तो एक कंपनी ही $2-3 ट्रिलियन की हो चुकी है जिसका नाम है एनविडिया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15% पर ताइवान सेकंड नंबर पे आता है जिसके पास 15% मार्केट कैप है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, थैंक्स टू टीएसएमसी। टीएसएमसी जो कंपनी, और एनविडिया यूएस सबसे वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर कंडक्टर कंपनी है पूरे दुनिया की। तो एनविडिया यूएस ये देख सकते हैं मार्केट कैप कितना बड़ा है, $3,660 बिलियन, मतलब ये कितना है 3.65 ट्रिलियन। एक कंपनी की वैल्यू इतनी है। इंडिया के पूरे बीएससी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे ना, तो आई थिंक कितना है, 4 लाख करोड़ है। 4 ट्रिलियन, सॉरी 4 ट्रिलियन है। यस, आई थिंक मे बी थोड़ा-सा मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हमारा जो इंडियन बीएसई कंपनीज़ की वैल्यू अगर आप देखेंगे, एनएसई कंपनीज़ की, तो $4 ट्रिलियन की उनकी वैल्यू, और यूएस की एक कंपनी है $3.65 ट्रिलियन की। तो सेमीकंडक्टर इस टाइम पे इतने पीक पे चल रहा है। टीएसएमसी अगर आप देखेंगे $1.14 ट्रिलियन, ब्रॉडकॉम एएसएमएल नीदरलैंड्स में आता है, सैमसंग साउथ कोरिया है, एएमडी यूएस, क्वालकॉम यूएस, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स यूएस, आर्म होल्डिंग्स यूके एंड अप्लाइड मटेरियल्स यूएस। सारी कंपनीज मेजरली वेस्टर्न, एक तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो है ही, एक्सेप्ट साउथ कोरिया में जो है, और इसके अलावा यूएस ही यहाँ पे पूरा डोमिनेट कर रहा है। इंडिया आईपीओ पार्टी टू कंटिन्यू दिस ईयर, वॉल्यूम्स में डबल, गोल्डमैन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो कहना है इनका कि वैल्यूएशन अभी भी बढ़े हुए हैं। जो हमारे स्टॉक्स हैं, जो शेयर बाज़ार है, वो भी थोड़ा-सा महँगा लग रहा है इन्हें, और फंडामेंटल स्टोरी अभी भी बुलिश है। तो अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पे लोग एफआईआई में जब इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बहुत पैसा लगा रहे हैं। यस, आईपीओ में, सॉरी। तो जितने भी आईपीओज़ हैं, आईपीओज़ मैं बता देता हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें शेयर मार्केट नहीं पता, कि पहली बार जब अपनी कंपनी को आप लिस्ट करते हो ना, जैसे आपकी कोई शॉप भी है या कोई भी बिज़नेस है, पहली बार जब आप उसे शेयर बाज़ार में लेके आते हो, आप कहते हो कि मैं अपने कंपनी का 20% हिस्सा बेचना चाहता हूँ पब्लिक को, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को आप ऑफर कर रहे हो शेयर बाज़ार के थ्रू अपने कंपनी के शेयर्स 20%। तो लोग इन्वेस्टमेंट ना करके सारा पैसा सिर्फ आईपीओ में डाल रहे हैं, और सिर्फ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बड़े-बड़े एफआईआईज़, एफपीआईज़ भी अब यही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? प्राइमरी मार्केट इसे बोला जाता है आईपीओ को। जब पहली बार कोई शेयर लिस्ट होता है तो प्राइमरी मार्केट में होता है, और जब वो शेयर पुराना हो जाता है, मतलब किसी ने खरीद लिया और फिर दोबारा बेच रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। ऐसे समझिए।
तो लोग और इंस्टीट्यूशंस अब दोनों यही कर रहे हैं, बैंक्स भी यही कर रहे हैं कि आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, अगले दिन वो बेच दे रहे हैं। आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, जैसे ही लिस्टिंग हो रहा है, लिस्टिंग पे बेच दे रहा है। तो ये इसमें इतना बढ़िया रिटर्न निकला है कि अब यही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गया है लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। जैसे चाइना अगर आप बात करेंगे तो डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स यहाँ पे आईपीओ पार्टी हो सकता है, आ सकता है 2025 तक। अनदर बम्पर ईयर हो सकता है प्राइमरी इश्यूज के लिए, सीनियर गोल्डमैन सैक्स एग्जीक्यूटिव का कहना है। और जो डील मेकिंग है थ्रू मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये एक्सेलरेट करेगा ग्लोबली, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ने वाला है। 2024 में अगर आप डील वॉल्यूम्स देखेंगे ना इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में, तो आईपीओ और क्यूआईपी यहाँ पे ब्लॉक सेल्स डबल से भी ज़्यादा हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर था $71 बिलियन का, जिससे कंट्री जो है इंडिया, वो सिर्फ यूएस के बाद नंबर 2 पे आती है। यूएस के बाद पूरी दुनिया में नंबर 2 पे इंडिया आती है इसमें। तो इंडिया अकाउंटेड फॉर अराउंड 11% ऑफ ग्लोबल वॉल्यूम। जो 11% ग्लोबल वॉल्यूम था वो इंडिया में था वर्सेस 5% पिछले साल। तो डबल से भी ज्यादा हुआ है। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल और डबल हो सकता है। तो और आईपीओज आप एक्सपेक्ट कीजिए, आईपीओ में और ज्यादा पैसा भी लगने वाला है, आप ये भी एक्सपेक्ट कीजिए। और सिर्फ पब्लिक का नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी अब पूरे जोर से आईपीओज में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे कि ड्रेटन 52 जो ओवरसीज की मार्केट है, जैसे कि इंडिया, ग्रेटर चाइना, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट, इनको देखते हैं, ये इस पर रिसर्च करते हैं। तो बीजिंग की जो रीसेंट फिस्कल स्टिमुलस आया था, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि चाइना ने बोला है कि वो मार्केट में पैसा डंप करने वाले हैं। लोगों के हाथ में पैसा देंगे, कंपनी के हाथ में पैसा देंगे कि आप खर्चे करो, आप प्रोडक्ट्स बनाओ। उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, उससे और पैसा आएगा आपके पास, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगा, वर्चुअल साइकिल क्रिएट होगा इकोनॉमी में। तो इसके बाद देखिएगा कि चाइना में काफ़ी इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टर्स का। वहाँ का स्टॉक मार्केट 10-20% बढ़ गया था, जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ हफ्ते भर में। और बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गया था पूरे साल का। तो इससे डोमेस्टिक ग्रोथ हो सकती है, डिमांड जो है वो ओपन कर सकता है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो पहले कुछ सालों में अभी नहीं देखा गया। तो गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 3 चाइनीज़ कंपनीज़, ठीक है, होराइज़न रोबोटिक्स, एसएफ एक्सप्रेस एंड पोनी एआई, ये पब्लिक हो सकती है, पब्लिक हुई है एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। एंड ये अभी भी फार फ्रॉम पीक है, जो इन्होंने देखा था अपने 7-5 ईयर्स अगो। तो इनका एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे चाइना इज़ डेफिनिटली बैक। चाइना में काफ़ी ये पॉइज्ड है, एक्साइटेड है चाइना को लेकर के। एंड यहाँ पे बड़ा ट्रेंड एक आ सकता है जो पिछले कुछ साल में चल रहा था 2021 से। बाकी आप देख सकते हैं जो टोटल इशू वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हुआ है, जो परसेंट ऑफ चाइनीज लिस्टिंग है वो भी काफी ड्रॉप हुई है। स्मार्ट मनी रेज हुआ है, इनिशियली एमा किया गया है चाइना की पब्लिक और प्राइवेट मार्केट्स के लिए, और ये डाइवर्ट हो रहा है एल्सवेयर इन द रीजन। तो नोटेबली अगर आप इंडिया को देखेंगे यहाँ पे, जापान को फॉलोड बाय ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। तो प्राइवेट मार्केट्स में अगर प्राइवेट इक्विटी को देखा जाए तो जहाँ पे जनरल पार्टनर्स जिस तरीके से लीन कर रहे हैं इंडिया, जापान और एएनजी न्यूजीलैंड पे, ये काफ़ी स्ट्राइकिंग है। तो जितने प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इस पे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लीड है। तो इनका एक बायस इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। एंड इंडिया और चाइना की अगर आप कंपेयर करोगे ना कैपिटल फ्लोज को, तो ये बड़ा सिंपलिस्टिक है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस आर्टिकल में मैं पढ़ रहा हूँ कि चाइना में बहुत पैसा जा रहा है इन्वेस्टर्स का, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में नहीं आएगा। जी नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कैपिटल दोनों में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह जाएगा तो दूसरी जगह नहीं जाने वाला। सिंस स्टार्ट ऑफ 2021 अगर आप देखोगे तो एफआईआईज ने इंडिया में सिर्फ अगर आप देखेंगे तो कितना $8 बिलियन इन एग्रीगेट यहाँ पे इन्फ्लो किया है, as compared to $133 बिलियन इन डोमेस्टिक फ्लोज। तो इक्विटी कैपिटल मार्केट वॉल्यूम इस टाइम फ्रेम में करा है करीब-करीब $160 बिलियन। तो इन्होंने हाईलाइट किया कि जितने भी बाहर के निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये टिपिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ईसीएम डील्स में, ताकि उन्हें इंडिया एक्सपोजर मिले 2024 में। ठीक है? एंड ये अपवर्ड्स ऑफ 12.9 बिलियन है ग्लोबल मनी का जो इन ट्रांजैक्शन में गया है। तो आफ्टर जनरल इलेक्शंस के बाद तो आपने देखा ही था, जब रिजल्ट आए थे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 10% नीचे था, भारतीय शेयर बाजार, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई इस बार मेजॉरिटी नहीं आनी है उस तरीके से, इस बार स्टेबिलिटी नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुए और उसके बाद मार्केट में क्या बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कुछ हमारे साथ, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतनी बढ़िया नहीं रही, डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, तो अब शेयर बाजार पे भी उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो इंडिया में कई अपॉर्चुनिटीज है ग्लोबल फंड्स के लिए जो वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड ये कह रहे हैं कि मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कंटिन्यू करेंगे अपने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बाय करेंगे। एंड सेम जो है वो चाइना में भी अभी नजर आ रहा है, इंडिया चाइना में भी काफी बढ़िया इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्या आप 15 लाख तक कमा रहे हैं साल का, अप टू 15 लाख, मतलब उससे कम,
तो आपको टैक्स शॉप्स मिल सकते हैं। तो इस बार बजट 25-26 जो है सिग्निफिकेंट टैक्स गिवअवेज ला सकता है, जहां पे आप ज्यादा मनी रखेंगे इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, और जो मेन टारगेट रहेगा, बेनिफिशियरीज रहेंगे वो लोग जो अर्न करते हैं अप टू 15 लाख पर एनम। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अगर आप देखें तो टैक्स कंसेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा टू न्यू इनकम टैक्स रेजिम, सैंस एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस, जो पिछले साल सॉरी 22-21 के फाइनेंशियल ईयर में लाया गया था। कई सारे लोग मेरे ख्याल से न्यू टैक्स रेजिम पे ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके होंगे। करीब 70% जो टैक्स पेयर्स हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं इस रेजिम पे पुराने से, और जो फॉर्मर था वो ट्वीक किया गया है मल्टीपल टाइम्स ताकि उसे और अट्रैक्टिव भी बनाया जाए टैक्स पेयर्स को। तो नई टैक्स रेजिम को ही गवर्नमेंट अट्रैक्टिव बनाना चाह रही है। जो चेंजेस है अब इन्हें मल किए जा रहे हैं टू फॉर्म इंक्लूड अ हाइक इन एग्जाम्पशन, बेसिक एग्जाम्पशन एक तो हाइक देने की बात चल रही है यहाँ पे, जहां लिमिट 3 लाख से 4 लाख हो सकता है। टैक्स स्लैब चेंज हो सकता है, करंट इनकम अप टू 3 लाख पर एनम ये एग्जाम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स नए रेजिम में, और इनकम बिटवीन 3 से 6 लाख को भी ना सिर्फ 5% टैक्स देना होता है, 6 से 9 लाख को देना होता है 10%, 9 से 12 लाख को 15%, 12 से 15 पर 20%, और अगर आपकी इनकम 30 मार्जिनल रेट अप्लाई होता है 30% का अगर आप 15 लाख से ऊपर जा रहे हैं, कमा रहे हैं तो ये प्रोवाइडेड है आईटी एक्ट में कि जो टैक्स पेयर्स हैं विद एन इनकम अप टू 7 लाख इनको टैक्स नहीं देना होगा अगर ये ऑप्ट आउट करते हैं नए रेजिम से। फॉर द नए रेजिम मतलब आप पुराने रेजिम से नए रेजिम पे जाते हैं तो अप टू 7 लाख आपको टैक्स नहीं देना होता। 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंड इनकम अप टू 7.75 लाख ये अट्रैक्ट नहीं करेगा कोई भी टैक्स। तो अगर आपकी इनकम 7.75 लाख से ज्यादा है तो टैक्स आपका किक इन कर जाएगा फ्रॉम 3 लाख एंड अप्लाई होगा एज पर द स्लैब्स। जो भी कंसेशंस हैं एम किए जा रहे हैं एट दोज अर्निंग अप टू 13 to 14 लाख। तो आइडिया ये है कि आप इंक्रीज करो डिस्पोजेबल इनकम, जहां पे लोग इंक्रीज करेंगे अपने कंजम्पशन को। मेजॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स हैं ये अर्बन एरियाज में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन भी वहीं होता है। तो इन्फ्लेशन क्योंकि हर्ट कर रहा है लोगों के लोअर इनकम स्टार्टअप वाले लोगों को, तो हर एक आईटी स्लैब जो है वो रेज किया जा सकता है भाई 1 लाख। ईवाई इंडिया ये काफी मैं बोलूंगा रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है EY, तो इनका जो EY इंडिया का टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज पार्टनर है उनका ये कहना है। तो इसी से मेरा सवाल आया था क्योंकि सिर्फ 3% ही लोग हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, तो बाकी लोगों का कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि इनका कंजम्पशन तो बढ़ जाएगा अगर आप सिर्फ टैक्स स्लैब को ही थोड़ा सा मैं कहूंगा लीनियंट कर दो, पहले से ईजी कर दो। गूगल का जो सबसे सीरियस राइवल है इस टाइम पे वो है एक स्टार्टअप। वैसे तो मुझे लगता है सबसे सीरियस राइवल गूगल का इस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, और एंटी ट्रस्ट बॉडीज हैं यूएस की जो इनके पीछे पड़ी है कि इनको भाई गूगल को अलग करो, क्रोम को अलग करो, तोड़ करके इनको डिवाइड करो अलग अलग कंपनी में, ताकि क्योंकि ये बहुत बड़े हो गए और ये कंपटीशन को किल कर रहे हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करके। बट यहाँ पे एक स्टार्टअप की बात हो रही है जो एक इंडियन द्वारा ही फाउंड किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड अल्फाबेट, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट फंडेड ओपन एआई। इन्होंने ड्यू किया है फॉर द कस्टमर्स। Amazon.com एंड मेटा प्लेटफॉर्म्स ने निबल किया है मार्जिन में फॉर द मार्केट शेयर। लेकिन एक नई कंपनी आई है एज एन आउटसाइडर जो चांस है जिसके पास कि वो चैलेंज कर सकती है उनकी ओलिगोपोली को। ओलिगोपोली क्या होता है? देखिए, मोनोपोली होता है जिसमें एक कंपनी डोमिनेट करती है पूरे मार्केट को। ओलिगोपोली क्या होता है? जहाँ पे 4 से 5 कंपनीज हैं पूरे मार्केट में और ये मिल करके ना एक दूसरे के साथ मैं कहूंगा थोड़ा सा कोलैबोरेट करती हैं और मार्केट में नए एंट्रेंट्स को नहीं आने देती हैं और यही डोमिनेट करती हैं। जैसे इंडिया में ओलिगोपोली इंडस्ट्री का एग्जाम्पल रहता है, बहुत ओल्ड और फेमस सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा अब टेलीकॉम तो डुओपोली हो गया है क्योंकि तीसरे प्लेयर इतने बड़े नहीं है, नहीं तो वो भी आगे ओलिगोपोली बन सकता था अगर एक और प्लेयर आए तो। मोर देन 15 मिलियन पीपल मतलब 1.5 करोड़ लोग अकॉर्डिंग टू स्पोक्स वुमेन रेगुलरली यूज कर रहे हैं परप्लेक्सिटी एआई। ये एआई आप यूज करके देख सकते हैं, ये आंसर इंजन है एक, ठीक है, जो कंपीट कर सकता है गूगल के सर्च के साथ और एडवर्टाइजिंग बिजनेस के साथ। वेबसाइट और ऐप शॉर्टअप हो चुका है वैल्यू में 2024 में फ्रॉम $1 बिलियन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू $9 बिलियन दिसंबर में जब इसने क्लोज किया 500 मिलियन फंडिंग राउंड। इनके जो फाउंडर है अरविंद श्रीनिवास, ये एक कॉन्स्यूमेंट नेगोशिएटर है जिन्होंने प्लग किया है अपने आप को डीपली इन सिलिकॉन वैलीज नेटवर्क और डिफ्यूज किया है टेंशन विद कंपटीटर्स एंड क्रिटिक्स। तो गोइंग अप अगेंस्ट गूगल हमेशा ऐसा लगता है कि एक सुसाइड मिशन है अगर आप गूगल के अगेंस्ट जा रहे हैं, और करीब 90% ऑफ ऑनलाइन सर्च ग्लोबली गूगल पर ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग पे काफी पैसे खर्च किए, इनकॉर्पोरेट किया चार जीपीटी भी 2 साल पहले, लेकिन इन्होंने एक डेंट तक नहीं किया है गूगल के मार्केट शेयर में जो सिर्फ 4% चल रहा है अभी बिंग का। याहू का यूसेज भी डिविंडल हो गया है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग अभी याहू यूज करते होंगे सर्च के लिए। एक प्रॉमिसिंग एआई स्टार्टअप है कॉल्ड नीवा जो फॉर्मल गूगल एग्जीक्यूटिव ही रन करते हैं, वो भी बंद हो गया 2023 में आफ्टर 4 years ऑफ ट्राइंग टू कम्पीट विद गूगल। तो परप्लेक्सिटी ने रेज किया है ज्यादा मनी देन नीवा $913 मिलियन कंपेयर्ड विद 77
अकॉर्डिंग टू पिच बुक, एंड क्लीन कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स जो हैं ये ड्रॉ कर रहे हैं यूजर जो फ्रस्ट्रेटेड हैं गूगल के एड क्लॉग्ड रिजल्ट से। मतलब गूगल पे आप सर्च करोगे तो सबसे पहले 4 तो आपको एड्स दिखाई देंगे, उसके बाद 5वां जो ऑप्शन होगा वो जेन्युइन आपको हो सकता है कि आपके काम का हो। तो पोस्टिंग्स आई हैं ऑन द ऐप, ऑन ट्विटर, रेडिट एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स, और एनेक्डोट्स भी इन्होंने सुने हैं राइटर ने। और करीब ये अभी तो ये इट्स मेकिंग मनी फ्रॉम अ $20 मंथ सब्सक्रिप्शन, $20 का इनका सब्सक्रिप्शन है जिससे पैसे बना रहे हैं, जिससे ये $30 मिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू अभी कर पा रहे हैं। तो $30 मिलियन की रेवेन्यू भी है स्टार्टअप की। और श्रीनिवास शिफ्ट कर रहे हैं इनटू गूगल्स कोर बिजनेस एडवर्टाइजिंग। तो ये बेट कर रहे हैं कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशनल क्वेरीज हैं उसके वजह से परचेजिंग डिसीजंस आएंगे उनके ऐप के थ्रू, एंड जो बेनिफिट्स है ऑफ जैसे कि फिश ऑयल या बेस्ट टीवीज जो आप होम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ गूगल सर्चेज जो है मोनेटाइजेबल नहीं होते हैं, उनका ये कहना है। और ज्यादातर जो गूगल सर्चेज होते हैं ना वो डायरेक्टली जनरेट भी नहीं करते हैं एड रेवेन्यू, लेकिन दे आर स्टिल क्रिटिकल कि वो उसके पोजीशन को एज अ गो टू सर्च इंजन रखें। भले ही वो लोग कुछ परचेज नहीं करेंगे, ऐड के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन उनका आके सर्च करना बहुत जरूरी है। चाहे बेसिक से बेसिक चीज को सर्च करें, गूगल ये चाहेगा। तो लोग वापस आएंगे कमर्शियल क्वेरीज के लिए ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड एड्स भी देखेंगे इफ दे ऑलरेडी ट्रस्ट गूगल इनफ टू मेक क्वेरीज लाइक वेदर, फैक्ट्स, जनरल नॉलेज, इस चीज के लिए। तो ये बेट कर रहे हैं कि सेम चीज होगी परप्लेक्सिटी के साथ। जो श्रीनिवास का डिप्लोमेटिक अप्रोच है वो इनके रिटोरिक के बियॉन्ड जाता है। इन्होंने ओपन एआई में भी काम किया है, गूगल में भी काम किया है, और एक इंप्रेसिव रोस्टर बनाया है सिलिकॉन वैली रिलेशनशिप्स का। इलॉन मस्क ने विजिट किया इनकी कंपनी को इन अर्ली डेज और एक्सप्रेस की एडमिरेशन फॉर श्रीनिवास हायरिंग रिस्ट्रेंट। परप्लेक्सिटी में सिर्फ 147 एम्प्लॉयज हैं आज, अकॉर्डिंग टू स्पोक्सवुमन, और ये ऑलरेडी $9 बिलियन का स्टार्टअप बन चुका है। इन्होंने पिकअप किए हैं इन्वेस्टर्स जैसे कि Amazon.com फाउंडर जेफ बीजोस, लीडिंग एआई साइंटिस्ट लेन यान ली क्वान, एंड लेजेंडरी गूगल इंजीनियरिंग चीफ जेफ डीन, और फॉर्मर गिटहब सीईओ एंड एआई इन्वेस्टर नैट फ्रीडमैन को भी इन्होंने रखा है अपने पास। इन्होंने परप्लेक्सिटी को करीब 3,80,000 दिए इन माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड क्रेडिट्स थ्रू हिज एआई फंड। तो ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाए हैं, इनका इंटरेस्ट आया इनके स्टार्टअप में जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। तो ओपन एक एआई स्टार्टअप 2024 में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो ये यही होता है कि इसको कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी आके खरीद लेती है। यूजुअली यही आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। एंड पास्ट ईयर में 3 जो सबसे प्रॉमिसिंग एआई फर्म्स थी सिलिकॉन वैली में, उन्हें बड़ी कंपनीज ने अब्सॉर्ब कर लिया, खरीद लिया। इन्फ्लेक्शन एआई की टीम ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया है, अडेप्स लीडर्स जो थे वो अमेजन चले गए, एंड कैरेक्टर एआई को फाउंडर्स उन्होंने गूगल ज्वाइन कर लिया। लेकिन श्रीनिवास स्टैंड करते हैं बेटर चांस देन मोस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, एंड इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इनका ग्रास्प ऑफ सिलिकॉन वैलीज पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो फॉर्मर इंटर्न है जिन्होंने क्रिएटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के साथ काम किया एट गूगल ब्रेन, ये अंडरस्टैंड करते हैं टेक्निकल फाउंडेशंस मॉडर्न एआई के, एंड इंडस्ट्री का जो कॉम्प्लेक्स वेब है रिलेशनशिप्स का, और इनका जो एबिलिटी है कि मेंटेन कर पाता है कॉर्डियल टाइज विद राइवल्स, एंड जिस तरीके से टेंशन को डिफ्यूज कर पाते हैं विद पब्लिशर्स। तो इन्हें आता है कि कैसे नेविगेट करना है लॉन्ग टर्म चैलेंज को, कैसे इतने बड़े जाइंट्स के अगेंस्ट compete करके सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री में इवन एज एन आउटसाइडर। हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यूज में ग्रोन 7 to 9% इन FY25। आइक्रा का कहना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो कह रही है कि 7 से 9% की ग्रोथ आ सकती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। 6 से 8% रही है FY26 में। तो यहाँ पे हायर इनकम बेस इफेक्ट देखने को मिला और इंक्रीज देखने को मिला अकोमोडेशन रेट्स में। एवरेज रूम रेट, अब देखिए कैसे कैसे ये लोग मेजर्स रखते हैं, मेट्रिक सही है। एवरेज रूम रेट प्रीमियम होटल्स के रहे हैं करीब करीब ये बढ़कर हुए 7,800 से 8,000 FY25 के लिए, 8% ऊपर है। मतलब ऑन एन एवरेज अब होटल रूम्स आपको 8% ऊपर मिलेंगे अगर आप बुक करने जाते हो। सब्सिक्वेंटली ये इंप्रूव आया फर्दर टू 8,000 से 8,400 होगा नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर एवरेज होटल रूम की जो कॉस्ट होगी वो और ज्यादा होगी, जैसा कि हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइक्रा कह रहा है कि जो सैंपल सेट है ये कंप्राइज करता था 13 लार्ज होटल्स, एंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये रिपोर्ट करेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 31 to 33% ऑफ फॉर FY25 कंपेयर्ड विद 33% एंड 20 to 22% प्री कोविड। तो कोविड से पहले इन होटल्स का मार्जिन 20 से 22% होता था, लेकिन कोविड के बाद से ऐसा क्या हुआ है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन 30-33% तक चले गए हैं, राइट। एंड एवरेज रेवेन्यू पर रूम भी इतना बढ़िया इंक्रीज कर रहा है। तो कोविड के बाद से मुझे लगता है जिस हिसाब से एक स्पेसिफिक लोग हैं जिन्होंने काफी बढ़िया इनकम किया है, काफी बढ़िया इनकम जनरेट किया है, और मे बी अब जो पहले जो लोग थे जो खर्च नहीं करते थे वो 5 स्टार होटल्स पे काफी ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सस्टेन डोमेस्टिक लीजर ट्रैवल है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस डिमांड, वेडिंग बुकिंग्स, बिजनेस ट्रैवल,
ये ड्राइव कर रहा है डिमांड को करंट फाइनेंशियल ईयर में। आईक्रा एंटिसिपेट कर रहा है इस ट्रेंड को कि ये कंटिन्यू करेगा ओवर द नेक्स्ट 9 टू 12 मंथ्स। जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है और बिजनेस है टियर 2 सिटी से, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे मीनिंगफुली इन एफआई 26। तो काफी बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन भी रहने वाला है और रेवेन्यू ग्रोथ भी। फंडिंग क्रैश, लेऑफ्स, ये तो आई थिंक हम कवर कर चुके हैं। ग्रोथ बूस्टर्स, यस, यहाँ पे बात हो रही है कि एडिटोरियल आर्टिकल की, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ बूस्टर्स को। तो ग्रोथ बूस्टर्स प्लीज, सम इमीडिएट मेजर्स आर नीडेड टू अवॉइड अनदर डिसअपॉइंटमेंट इन एफवाई 26। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ बूस्टर्स की। तो यहाँ पे काफी पेसिमिज्म है ऑलरेडी अबाउट इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन एफवाई 25। और जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है एज वेल एज जो कमेंट्री आप देखोगे ना कंपनी से, यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं वीक कंज्यूमर डिमांड, वीक कंज्यूमर डिमांड। तो जो जीएसटी टैक्स कलेक्शंस बढ़े हैं फॉर इंस्टेंस, इन्होंने कहीं ना कहीं अंडरशॉट किया है नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। फॉर इंस्टेंस इस बैकग्राउंड में भी अगर आप देखेंगे तो पहले जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 6.4% एस्टिमेट कर रहे हैं, वो जो एनएसओ के ही है। और कहाँ है एफवाई 24 में कितना था, 8.2% था ये। तो जो एडवांस एस्टिमेट्स है ये अचीव होंगे, क्योंकि जो ग्रोथ है सेकंड हाफ में ये 6.7% रहेगा। तो जो एवरेज है वो हमारा इस साल का 6.4% आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हेडविंड्स और आ सकते हैं जो इसे और में भी इंप्रूव कर दे, हमारे ग्रोथ जो हम रिकॉर्ड करें वो में भी और बेटर हो। तो प्राइवेट फाइनेंशियल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उससे कहा जाता है, ये टिप्ड है कि ग्रो होगा बिलो 7%। यस, एंड गुड लेवल है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन ये एक एवरेज वीक बेस है ऑफ ओनली 4%। सिर्फ 4% के एवरेज वीक बेस पे हमें 7% की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। तो ये कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं है अगर 7% की ग्रोथ भी आ रही है। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं काफी लिमिटेड है यहाँ पे स्पेसिफिकली मिडिल एंड लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए। और अगर रिलीफ आप स्मॉल एंटरप्राइजेस को देना चाहते हो अपने बिजनेस को, तो सेंट्रल बैंक को शिफ्ट करना होगा अपने प्रायोरिटीज को, और इंटरेस्ट रेट को कट करना होगा बाय चंकी 100 बेसिस पॉइंट्स। आरबीआई से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइटर कि अगले 6 महीने में आरबीआई को 100 बेसिस पॉइंट से कहीं ना कहीं कम करना होगा इंटरेस्ट को, तभी ये चेयर कर पाएगा सेंटिमेंट्स को, रिटेल क्रेडिट बूस्ट होगा, और यहाँ पे क्रेडिट इम्पल्स रिवाइव होगा इकोनॉमी में। तो आरबीआई को ये भी इंश्योर करना होगा कि लिक्विडिटी भी अबंडेंट रहे, बैंक्स के पास पैसा भी रहे हमेशा कि वो दे पाए, ताकि मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड जो हैं उन्हें ये हेल्प कर पाए और इनका कंजम्पशन इंक्रीज हो पाए। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेगमेंट, ये एस्टिमेटेड है कि ये ग्रो होगा इस साल 5.8% से, और ये स्लोएस्ट पेस है पिछले 6 सालों में। ये सेक्टर जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े नंबर्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़े नंबर्स में हमारा टूरिज्म जनरेट करता है। और अगर यहाँ से स्लगिश परफॉर्मेंस रही तो प्रॉब्लली एक्सप्लेन करेगा स्लो जॉब क्रिएशन कंट्री में, और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक वरिंग प्रॉब्लम है इंडिया के लिए भी। तो जो इंक्रीज है पर्सन हाई बाय क्लच ऑफ अराउंड 1200 फर्म्स, ये हो चुका है गिर करके 1.5%, जो पहले था 5.7% एफआई 2023 में। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनीज कट बैक कर रही हैं हायरिंग पे, कंपनीज हायरिंग कम कर रही है पहले से, 2022 में कर रही थी, 23 में कर रही थी, उससे तो कम ही है डेटा। तो रियल अगर रूरल वेजेस अगर आप देखोगे, गांव में जो ग्रोथ रेट है वेजेस में, वो नेगेटिव रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिमांड फॉर वर्क अंडर गवर्नमेंट का जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जैसे मनरेगा बोलते हैं, वो 4 मंथ हाई पर रहा है। तो मनरेगा स्कीम में अगर डिमांड इतनी ज्यादा है काम की, इसका मतलब कहना कहीं कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहां पे लोग अपने आप को फिट इन नहीं कर पा रहे हैं, वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो रूरल रिकवरी एक्चुअली इतनी स्ट्रांग भी नहीं है जितनी लग रही है, क्योंकि मनरेगा का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहना चाहिए। लैक ऑफ विजिबिलिटी भी है डिमांड में, अपेरेंट जो होल्ड बैक कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स को बाय प्राइवेट सेक्टर। तो जब तक डिमांड नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। तो सबसे पहले आप डिमांड लेके आओ, प्राइवेट सेक्टर तभी यहाँ पे रेडी होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमने एडिटोरियल को पहले कवर किया है, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे हमारे फंडिंग क्रैश और आई थिंक, लेकिन हमने ये आर्टिकल शायद रिपीट हो गए। डीमैट अकाउंट्स हमने 4.6 करोड़ ऐड किए हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड इसके अलावा जो फंडिंग क्रैश है एडटेक सेक्टर में, ये एक बार हम लोग दोबारा एक बार कवर कर लेते हैं। इंडिया का जो एडटेक सेक्टर है, अगर आप देखेंगे जैसे कि अनअकैडमी हो गया एंड बायजूस हो गया, यहाँ पे बायजूस तो खैर अब नहीं है, इसके अलावा आप देखेंगे फिजिक्स वाला है। यहाँ पे अब देखो कि कहीं ना कहीं बात चल रही है कॉस्ट कटिंग की, एफिशिएंसी की, ऑपरेशनल कॉस्ट की। तो ये फोकस कर रहे हैं इनोवेशन पे, एंड
रीज़न ये है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा अब बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं या जॉब ढूँढने वाले हैं इस फ़ील्ड में, तो आप ये मान के चलिएगा कि थोड़ा-सा टफ रहने वाला है। इसमें ग्रो करना ईज़ी नहीं होगा ऐसे सेक्टर में, जो पहले काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड हो रहा था। तो वेंचर इंटेलिजेंस एडटेक फंडिंग अगर आप देखेंगे वेंचर इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग $608 मिलियन रही है 2024 में, जो पहले $4.1 बिलियन थी। तो ऑलमोस्ट 15% पे आ गई है। बस 15% ही रह गई है, जो पिछले साल 100 था, अब सिर्फ 15 रह गया। 2025 जब चल रहा है, तो सेक्टर के पास चांस है कि वो रीबिल्ड करे, फोकस करे पर्सनलाइज़ेशन पे, इम्पैक्ट ड्रिवन सॉल्यूशंस पे और बेटर गवर्नेंस पे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मच स्ट्रॉन्गर एडटेक सेक्टर देखेंगे जो इमर्ज कर रहा है, और जो फोकस रहेगा वो रहेगा पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे, नीड्स पे। इंडिविजुअल्स को ये अलाउ करें टू लर्न एट डिफरेंट लेवल्स एंड ऑन ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। तो ये एक लीडिंग एरिया रहने वाला है जहाँ पे सेक्टर अपना खुद का इनोवेशन करेगा। और अगर आप सिमिलर सेंटिमेंट भी देखेंगे, तो जो पॉलिसी रिसर्चर हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजर हैं, श्रीनाथ श्रीधरन, इन्होंने हाईलाइट किया है नीड फॉर edtech companies to rethink their strategies। तो कंपनीज ये जो है ये पर्सनलाइज करी प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड सिमिलर कोहॉर्ट्स, एंड ये फोकस करेंगे इम्पैक्ट पे रादर देन जस्ट आउटकम्स। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है एडटेक के आउटलुक के लिए, लेकिन यहाँ पे एक फ्लैट टू स्लजिश ट्रैजेक्टरी रहने वाली है। मतलब जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो रहने वाली है ऐसी या ऐसी। ये जो ग्रोथ रेट चल रहा था अभी तक, ये अब हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। तो एडटेक शाइन कर रहा था कोविड के टाइम पे स्पेसिफिकली, जब स्कूल्स वगैरह ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे, कॉलेजेस ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट हो गए थे, तो सेक्टर ने 2021 में $4.1 बिलियन रेज कर दिया था। हाईएस्ट फंडेड ईयर था इनका, ट्रैक्शन फीड जियो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 2018 से 22 में अगर फिजिक्स वाला को आप देखें, एरुडाइटस, अपग्रेड, वेदांतु, बायजूस, इन्होंने सबने यूनिकॉर्न का स्टेटस लिया। मतलब $1 बिलियन से ज्यादा अगर आपका स्टार्टअप बड़ा हो चुका है, तो आपको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिलता है। तो कहीं ना कहीं इतना बढ़िया इन्होंने फंडिंग उठाई, लेकिन अब जो रिजल्ट्स हैं हमें वो बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। करीब 75,000 जॉब्स क्रिएट हुई थी इस सेक्टर में, लेकिन पैंडेमिक जैसे ही गया, तो ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन वापस आ गया, फंडिंग भी ड्राई अप हो गई, एंड इससे रिस्ट्रक्चरिंग और वाइडस्प्रेड लेऑफ्स हमें देखने को मिले। लोगों को काफ़ी फायर करना पड़ा इन सारे स्टार्टअप्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।